चलिए क्लास, बताइए क्या बात करने वाले हैं आज। चैप्टर का नाम क्या लिखा है बोर्ड पे, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, प्राइस को क्या करने वाले हैं हम लोग, डिटरमाइन करने वाले हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन। याद करो जब हमने पिछला चैप्टर किया था तो उसमें आपने क्या सीखा था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर आपने दो तरह की मार्केट के बारे में सीखा था। पहला क्या था, परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड वाज इम्परफेक्ट कंपटीशन। मैंने आपसे यह भी कहा था कि इम्परफेक्ट कंपटीशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना था, ओनली परफेक्ट कंपटीशन। अब उसमें आपने एक और चीज सीखी होगी, क्या थी कि अंडर द परफेक्ट कंपटीशन दो तरह की अलग अलग सेगमेंट्स काम करती हैं। पहला फर्म एंड सेकंड मार्केट। मार्केट का एक और नाम था इंडस्ट्री कहते हैं, फर्म का एक और नाम था प्रोड्यूसर या फर्म, बात तो एक ही थी, सेलर भी बोल सकते हो आप। हाँ, आपने उस चैप्टर के अंदर क्या सीखा था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट इज अ प्राइस मेकर। कुछ याद आया? उसमें प्राइस को तय करने वाली कौन थी, मार्केट। मैंने आपसे कहा था पहले भी कि बहुत सारी फर्म्स को मिला के एक क्या बनती है, मार्केट बनती है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस को तय करने वाली एंटिटी है वो क्या है, मार्केट है। मार्केट किसी भी चीज की प्राइस को तय कर देती है और वैसा ही प्राइस उठा के वो फर्म को ट्रांसफर कर देती है कि भाई अब तेरा चाहे आउटपुट कितना भी सेल हो, तुम प्राइस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। किसकी बात हो रही है, फर्म प्राइस के साथ में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन या छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो क्या करें, यू हैव टू सेल योर आउटपुट ओनली एट द प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय द मार्केट और बाय द इंडस्ट्री, दैट्स इट। अब इस चैप्टर का मकसद क्या है, जरा एक बार ध्यान से देख के बताओ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टिंग बात क्या है इसके अंदर। इस चैप्टर का देखो मोटिव टॉप पे लिखा हुआ है, प्राइस फिक्स करना अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये तो हमने जान लिया कि अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस को तय करती है। सवाल आता है कैसे करती होगी, क्या रैंडमली कोई भी प्राइस को उठा के दे दिया कि फर्म ये प्राइस तय किया हमने, इस पर बेचो, क्या ऐसा होता होगा? या फिर किसी पर्टिकुलर टूल्स का यूज करती होगी मार्केट ताकि प्राइस को तय कर सके। और वो टूल कौन से हैं, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। याद आया कुछ? हम मार्केट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कौन सी डिमांड की बात करूंगा, मार्केट डिमांड। अगर मार्केट डिमांड है तो क्या होगी साथ में, मार्केट सप्लाई। दो होते हैं, एमडी एमएस। ध्यान है कुछ? इसमें किसकी बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे मार्केट की बात हो रही है। अभी जो उसका प्राइस तय कर रही है वो कौन है, मार्केट है। इसलिए जो मार्केट फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा वो मार्केट डिमांड होगा एंड क्या होगा, मार्केट सप्लाई होगा। ये क्लियर है? जरा पढ़ना लिखा क्या है, एक नया पॉइंट है यहां पे, मार्केट इक्विलिब्रियम। मतलब क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? याद करो, ये पहला चैप्टर नहीं है जिसके अंदर इक्विलिब्रियम का जिक्र आया। Although we have studied a lot of time the meaning of the term equilibrium. याद करो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, a state of rest और बैलेंस। बात समझ आ रही है? तो what is a market equilibrium? भाई कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पे कब होती है, सर जब दो चीजें किसी पॉइंट पर बराबर होती हैं। और यहां दो बातें कौन सी हैं, एक डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट को हम नाम क्या देंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। जरा पढ़ना क्या लिखा है बोर्ड पे, कहता है मार्केट इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी आर इक्वल। जिस पॉइंट पे दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो लाइंस, कोई भी दो कर्व जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट को तुम क्या नाम देने वाले हो, अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसी पॉइंट पे उनकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे और बात करनी चाहिए। ये पूरे चैप्टर का फोकस सिर्फ बस एक बात पे होगा कि भैया वो पॉइंट खोजो जिस पे डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। और उसी पॉइंट पर जो क्या होगा,
प्राइस होगा वही उठा के मार्केट फर्म को देने वाली है कि भैया ये हमने तय कर दिया है, अब इसी प्राइस के ऊपर आप अपना आउटपुट मार्केट में सेल करो। अब चाहे आपकी सेल कम होती है या ज्यादा होती है, प्राइस के साथ आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि फर्म के पास राइट ही नहीं है कि वो प्राइस के साथ किसी भी तरह का मैनिपुलेशन कर सके। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात ढंग से बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ सकते हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो लिखा हुआ है, जरा पढ़ना, द प्राइस कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो दो तरह के टर्म्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। ठीक है ना। अब जो बोलूंगा उसके ऊपर ध्यान देना। अभी क्या बताया था मैंने आपको, ये डिमांड एंड सप्लाई जिस पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट का नाम क्या होने वाला था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके जो सामने होगा ना क्या, प्राइस, उसका नाम क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये जो लाइन लिखी है ना स्टेटमेंट, टेक्निकली इसको मत लेना, इसको समझो कि सर वो प्राइस जो कहां लिखा होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस के एग्जैक्टली सामने लिखा होगा ऑन द, बोलो इस पे, ऑन द वाई एक्सिस। आप ग्राफ के ऊपर प्राइस को कहां शो करते हो, ऑन द वाई एक्सिस। क्वांटिटी वाला शो करते हो ऑन द एक्स एक्सिस। तो जो प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट के एग्जैक्टली सामने होगा ऑन द वाई एक्सिस, दैट विल बी योर व्हाट, इक्विलिब्रियम प्राइस। असल में वही प्राइस है जो फर्म को दिया जाएगा, और उसके नीचे परपेंडिकुलर, उसी पॉइंट के क्या बोला, परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा उसका नाम क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। इतना बेचो, बात समझ में आ गया, इतना प्राइस है, आप कितना भी सेल करो। फर्म देखो मार्केट के हिसाब से ये क्या है तुम्हारा, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, नॉट जस्ट अ प्राइस। ये क्या है, प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। बात समझ में आया। मार्केट के हिसाब से अगर प्राइस इतना तय होता है तो हर फर्म इतना बेच सकती है, हाँ इतना बेच सकती है सर, इतना ही डिमांड होगा और इतना ही क्या होगा, सप्लाई होगा। बात समझ में आया। लेकिन अगर आपकी डिमांड इस प्राइस पे अच्छी होती है तो सर वो तो फिर आपकी खूबी है, इसका मतलब कि आप उसी प्राइस के ऊपर ज्यादा अपना आउटपुट सेल कर पा रहे हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ में आपका रिलेशन कैसा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या नहीं छेड़ सकते आप, बीइंग अ फर्म आप किसको नहीं छेड़ सकते, प्राइस को आप नहीं छेड़ोगे। ध्यान आया कुछ। अब देखो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये तो हम किसकी बात, इस पूरे चैप्टर में हम किसकी बात नहीं करेंगे, फर्म की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो मकसद है वो मार्केट को लेकर है, और मार्केट फर्म से क्या होती है, अलग होती है। फर्म तो खाली प्राइस को ले लेती है और उसी प्राइस के ऊपर अपना क्या बोलो, आउटपुट सेल करती है। लेकिन वो तय करने वाली कौन थी, मार्केट। और इस देखो पूरे चैप्टर का जो मतलब है, आपको कहीं पर भी किसका ग्राफ नहीं दिखाई देगा, फर्म का ग्राफ दिखाई नहीं देगा, किसका देगा, ओनली मार्केट का। बात समझ में आ गई। लेकिन मुझे एक बात पूछनी है, अगर मैं इस चैप्टर में फर्म की बात आपसे मान लो कि मैं पूछता हूं, तो बताओ फर्म का डिमांड कर इसमें कैसा बनेगा, फर्म का डिमांड कर, फर्म डाउनवर्ड स्लोपिंग, रॉन्ग आंसर, चेक करो। मैंने फर्म पूछा, फर्म का डिमांड कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों बोला, इसका मतलब पिछला चैप्टर याद नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान आया, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, याद करो। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, मुझे मालूम था कुछ ना कुछ गलत बोलोगे, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इस चैप्टर में किसकी बात नहीं करूंगा, फर्म की बात नहीं करूंगा। लेकिन असल में ये चैप्टर क्यों पढ़ रहा हूं, ताकि हम ये जान सके वो जो फर्म को प्राइस दिया गया वो असल में तय कैसे हुआ था, मार्केट ने कैसे इस्तेमाल किया कि वही आएगा प्राइस। अभी क्लियर हुआ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अंडर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट व्हाट इज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। तो क्या आंसर लिख कर आओगे, क्या वो आपसे मार्केट की बात कर रहा है, फर्म की बात कर रहा है वो, तो बताओ क्या आंसर है इसका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और उसके आगे एक और बात लिख कर आओगे, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। क्योंकि आपने क्या सीखा है, व्हेन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तीन चीजें आपस में इक्वल रहती हैं, AR
MR और प्राइस, और प्राइस एंड AR तो हमेशा ही इक्वल रहते हैं, चाहे आपका प्राइस फॉल करे या बढ़े या कांस्टेंट रहे, लेकिन ये तीनों कब होंगे आपस में इक्वल? जब सर प्राइस कांस्टेंट रहेगा। बात समझ आ गया? ठीक है, जरा ध्यान देना, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अच्छा, आपके बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है, आप अगर चेक करेंगे ना आपकी बुक्स में एक एग्जाम्पल के थ्रू हो रही है बात। आओ देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिया गया है। वी हैव टेकन द प्राइस, सो 1 2 3 and 4 वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कॉलम्स। आपको अपने एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही करके आना है। पहले समझो कि ये है क्या। प्राइस दिया हुआ है, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ये साथ क्यों लिखे हैं? डिमांड एंड सप्लाई साथ क्यों लिखे हैं सर? क्योंकि मार्केट किसको यूज करने वाली है प्राइस को तय करने के लिए? डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज दे बोथ आर द पार्ट ऑफ मार्केट फोर्सेस। जैसे ही प्राइस बढ़ा, दोनों पे लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? सर एज द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। लेकिन एक और लॉ है जो कहता है कि सर जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ेगी, बढ़ रही है। सर जब प्राइस तुम्हारा था कितना? 2 रुपया, क्या था बोलो? सप्लाई कितनी थी? 20 यूनिट्स की। जब तुम्हारा प्राइस बढ़ गया 4 पे आ गया तो बोलो कितना हो गया? 40 यूनिट्स का हो गया। ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बोथ आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर लॉ। ये क्लियर है? अच्छा, ये चौथा कॉलम क्या दिखाता है? फोर्थ कॉलम तुम्हें क्या सिग्निफाई करता है? देख के बताओ। क्या लिखा है? रिमार्क्स। अब इसका मतलब क्या होगा? ध्यान सुनना। हम क्या कर रहे हैं सर? मार्केट डिमांड एंड सप्लाई को हम आपस में कंपेयर करेंगे और हमको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे ये एग्जैक्टली क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर मैं इन 2 पॉइंट्स की बात करता हूं, 2 रुपए और 4 रुपए तक, मार्केट डिमांड कितनी लिखी हुई है? 100। ये कितनी है? 20। ये कितनी है? 80। ये कितनी है? 40। ज्यादा क्या है? डिमांड ज्यादा है, तो क्या लिखा? एक्सेस डिमांड। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। देखो ध्यान से देखो, बोथ आर इक्वल, और वो प्राइस क्या था? 6 पर क्या हो रहा है? डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, तो 6 को हम नाम क्या देंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। ये क्या? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, और इसी को नाम क्या दिया गया? इक्विलिब्रियम लेवल। क्योंकि इसी पर आने के बाद मार्केट स्टेट ऑफ रेस्ट या बैलेंस तक पहुंच चुकी है। अब वो ऊपर नीचे होना नहीं चाहेगी, ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, और उसको एक नया नाम दिया जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम। क्या बोला? डिसइक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड। अच्छा, अगर तुम इस वाले प्राइस के नीचे जाते हो, 8 पे आते हो, 10 पे आते हो, तो सर फिर से जो मार्केट है वो कहां पहुंच गई? डिसइक्विलिब्रियम पे। लेकिन इस बार डिमांड कम है, सप्लाई क्या है? ज्यादा है, तो नाम क्या दिया गया? एक्सेस सप्लाई लिखा हुआ है। ये हमारे लिए काम का पॉइंट कौन सा है? सारे पॉइंट काम के नहीं है। कौन सा पॉइंट हो सकता है मार्केट के हिसाब से? सर वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, और वो पॉइंट कौन सा है सर? ये वाला है, और उस पे प्राइस क्या है? 6। अब यही वो प्राइस है जो मार्केट ने फिक्स कर दिया है, और किसको देने वाली है? फर्म को। बेचो, जितना बेच सकते हो बेटा बेचो, प्राइस 6 रुपए ही रहेगा। क्लियर है? अब जरा 2 मिनट के लिए देखिए डायग्राम की तरफ, ग्राफ की तरफ देखिएगा, यहां से देखिए क्या देख पा रहे हैं आप इसके अंदर? वही चीज है जो मैंने टेबल के अंदर शो कर रखी है, एग्जैक्टली उसी चीज को हमने किस पे शो कर दिया? ग्राफ के ऊपर। एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स, और ये क्या है? अपर स्लोपिंग है। कौन सा कर्व? सप्लाई कर्व। क्या कहता है सर? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्या बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ेगी, तो वैसे ही बोलो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और ये क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। कहां मिल रहे हैं? पॉइंट ई पे। पॉइंट ई क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। पी क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस। क्यू क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर जाता हूं कहीं पर भी, मान लो इस वाले 2 पॉइंट्स की बात करता हूं, तो ये 2 पॉइंट तुम्हें क्या लगते हैं? क्या है? दिस इज डिसइक्विलिब्रियम, ये हम भी जानते हैं, लेकिन
इसके ऊपर वाले पॉइंट्स में डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा हो रही है? इसको हम नाम क्या दें? बोलो क्या नाम? ध्यान से देखो एक बार क्या लिखा है उसके अंदर। ज्यादा क्या हो रही है? समझो इस पॉइंट पे क्या है सर? डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। अगर मैं इस पॉइंट की बात, इस पॉइंट से लेकर यहां तक जाता हूं, बात समझ आ रही है? ध्यान से देखना, ये देखो, देखा कुछ? ये क्या है? ये क्या है? डिमांड। ये क्या है? सप्लाई। इसका मतलब है कि सर अगर मैं 8 रुपए के ऊपर जाऊंगा तो डिमांड जो पहले यहां पर थी कम होके यहां जाएगी, सप्लाई यहां पहुंच जाएगी। तो इसका नाम क्या दिया गया? एक्सेस सप्लाई। नहीं हो गया ये? और अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा। दिस इज व्हाट? एक्सेस डिमांड। नहीं हो जाएगा ये? अब इनमें से कुछ भी एक्सेस हो जाए, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम का सामना करती है, और तब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी जब तक डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं हो जाएंगे। अभी देखो इसके अंदर ना हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं कि मार्केट डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कैसे करती है। ये क्लियर है? एक बार ध्यान से देखिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछिए, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? ओके, तो आप अगर यहां पे देख पा रहे हैं, जरा ध्यान देना क्या लिखा है बोर्ड की तरफ। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ना? मार्केट या इंडस्ट्री, तो एक ही बात है। यहां पे जो वर्ड लिखा है इंडस्ट्री, उसे देख के कंफ्यूज नहीं, कुछ नया पढ़ने वाले नहीं। अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मार्केट। मार्केट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वाइएबल मार्केट एंड नॉन वाइएबल मार्केट। अब देखो इसके बीच में क्या डिफरेंस? कुछ नहीं, आप 2 मिनट के लिए ग्राफ के ऊपर ध्यान देना तो आप जान जाओगे कि इनके बीच में क्या फर्क है। ऐसी मार्केट, सेंटेंस पर ध्यान देना, ऐसी मार्केट जिसका डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व दोनों के दोनों इसी वाले क्वाड्रेंट के अंदर इंटरसेक्ट कर जाते हैं। इसी वाले में क्या पढ़ा है आपने? दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी में अगर ये इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं वाइएबल मार्केट और वाइएबल इंडस्ट्री। बात समझ में आ रही है? और इसके अंदर जो डिमांड है एंड सप्लाई जो है वो फर्म्स के लिए एज वेल एज फॉर द कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर के लिए जो प्राइस तय हुआ वो ऐसा है कि उनके लिए अफोर्डेबल है, और इसमें जो प्राइस तय हुआ वो फर्म के लिए भी कैसा है? प्रॉफिटेबल है। मतलब दोनों पार्टियां इसके अंदर अफोर्ड कर सकती हैं। बात समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ, लेकिन इसके बारे में क्या? आप अगर देखेंगे, अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूं तब जाके ये अगले वाले एक्सिस में क्या होंगे? मीट करेंगे, इंटरसेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट एक्सिस के अंदर या पहले क्वाड्रेंट के अंदर ये मीट नहीं करने वाले। ऐसा क्यों हो रहा है? और आपने ध्यान दिया, सप्लाई कर्व ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द डिमांड कर्व। इसका मतलब है कि जो ये प्राइस यहां पर तय होगा ना, वो इतना ज्यादा हाई है कि उस पे फर्म्स तो प्रोड्यूस करने को तैयार है, बेचने को तैयार है, लेकिन उस पे कंज्यूमर अफोर्ड करने को तैयार नहीं है। तभी इनका जो कर्व है ये आपस में उसी वाले क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आप अगर इस पे ध्यान देंगे तो ये यहां पे अगर मैंने फर्दर क्या किया? एक्सटेंड किया, तब जाके ये आपस में क्या हो रहा है? बोलो। कर रहे इंटरसेक्ट, लेकिन ये एक्सिस ही क्या हो गया? अलग हो गया। इट्स अ डिफरेंट क्वाड्रेंट। उसी क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए, और अगर नहीं होता ऐसा तो उसको हम नाम कर देते हैं नॉन वाइएबल इंडस्ट्री। बात समझ आया? इतनी बात ध्यान रखना, अगर इंडस्ट्री या मार्केट कैसी है? नॉन वाइएबल है। इसका मतलब है कि सर जो प्राइस फिक्स हुआ है, जो मार्केट में प्राइस फिक्स किया होगा, वो कंज्यूमर के लिए अनअफोर्डेबल है। उसे कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता है। और क्योंकि उसे कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि डिमांड नहीं करेगा, और अगर डिमांड नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि फर्म भी उसको प्रोड्यूस नहीं करेगी। भाई जो चीज मार्केट में सेल ही नहीं हो सकती उसे फर्म क्यों बनाएगी? लेकिन ये प्रॉफिटेबल फर्म के लिए है क्योंकि इसमें प्राइस बहुत हाई है। और हमने क्या सीखा है? सप्लाई फर्म करती है जब प्राइस क्या होता है? हाई होता है, लेकिन इतना हाई है कि उसको कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि सेल्स ही नहीं हो पाएंगी, और अगर सेल्स नहीं तो फिर हम अपना स्टॉक क्यों बनाएं? लॉस होगा। बात समझ आ रही है? बस इसमें और कुछ भी खास नहीं।
तो बताओ अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि वाइएबल और नॉन वाइएबल इंडस्ट्री क्या होती है, तो आप एक लाइन में पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए क्या लिख कर आओगे? ब्रीफ में, लॉन्ग नहीं, ब्रीफ में, शॉर्ट में बताओ। वाइएबल क्या लोगे सर? व्हेन बोथ मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व intersect each other in the same quadrant, in the first quadrant of the graph, it is known as viable market or viable industry. For both firms and the consumers, the price is affordable and profitable as well. लेकिन अगर मैं किसकी बात करता हूं आपसे? नॉन वाइएबल की, तो इसमें क्या होगा? बोथ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व विल इंटरसेक्ट बट इन द सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ द ग्राफ. दैट मीन्स फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें इंटरसेक्ट नहीं करने वाले. दैट मीन्स द प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय द मार्केट इज टोटली अनअफोर्डेबल फॉर अ कंज्यूमर. Then definitely it is certain to happen that the firm is not going to produce that because the demand will be zero, almost unaffordable by the consumer. मैं नहीं मानता कि I should repeat this again. ये क्लियर हो गया होगा? अच्छा, अब जो मैं बात करूंगा ना, क्वेश्चन यहीं से बन के आता है एग्जाम्स में. देखो ये भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं आ सकता, आ सकता है, पढ़ना सब कुछ ही है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमारे हैं, मैं उसके बेस पर आपसे बात कर रहा हूं. ज्यादातर इसमें से आएगा. जरा पढ़ना क्या लिखा है? इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम. आपने क्या सीखा था? बताओ, बोलो भाई, क्या सीखा था आपने? सर जिस पॉइंट पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व क्या करेंगे? आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट को नाम क्या दिया जाएगा? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. लेकिन अगर मान लो उसी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे डिमांड क्या हो गई? ज्यादा हो गई. अगर डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. और देखो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड नहीं लिखा, इंक्रीज इन डिमांड लिखा है. क्या मतलब है सर? इसका मतलब साफ हो गया कि अब डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के पीछे उसका खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई इसलिए डिमांड बढ़ गई, या कोई और फैक्टर है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसके लिए हो गया इसलिए उसका डिमांड बढ़ गया. देश की आबादी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई. लेकिन क्या कॉज नहीं हो सकता? प्राइस कम हुआ इसलिए डिमांड बढ़ा, वो नहीं है. क्योंकि अगर वो होता तो मैं नाम लिखता एक्सपेंशन और एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड लिखता. एक्सटेंशन एक्सपेंशन तो एक ही होता है ना. मैं फिलहाल इसी की बात कर रहा हूं, आपसे इसकी बात नहीं कर रहा. अगर कम होती तो उसे नाम देता कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं. ये बात समझ में आ रही है आपको? आपको आ रही है? इसका मतलब है कि अगर इट्स अ केस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा. कुछ याद आया? अगर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता तो शिफ्ट नहीं करता, अपनी जगह पे रह के अप एंड डाउन मूव करता. याद करो, कुछ नया नहीं सीख रहे, सब पढ़ा हुआ ये. इसलिए डिमांड कर्व इसमें क्या हो गया? शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स राइट, क्योंकि इसकी डिमांड इंक्रीज होने के पीछे इसका खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरे फैक्टर्स में चेंज आया होगा जिसकी वजह से क्या हो गया? डिमांड बढ़ गया. आगे बढ़ू तो जैसे ही इसका डिमांड बढ़ा, भाई मार्केट ने तो इक्विलिब्रियम को तय कर दिया था कि हमारे हिसाब से भैया ये पॉइंट है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रहे हैं? आपस में बराबर हो रहे हैं. हमारे हिसाब से दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. लेकिन मान लो कि ऐसा हो गया कि इसी पॉइंट पर डिमांड क्या हो गई? ज्यादा हो गई. क्या करें? मार्केट फिर अपने आप को एडजस्ट करती है. मार्केट वापस क्या करने वाली है? सब इक्विलिब्रियम पे लाएगी. मार्केट वापस इक्विलिब्रियम पे आएगी. कैसे आएगी? आपने ध्यान दिया, जैसे ही डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स राइट, दिखा शिफ्ट हो गया, वैसे ही ये रहा आपका डिमांड कर्व, और ये क्या है? बोलो बड़ा, सप्लाई कर्व. अब इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया है, जो पहले कहां पर था? E पर था, अब कहां पहुंच गया? E1 पे. इसके जो सामने क्या लिखा है? प्राइस P1. क्या देखा आपने सर? प्राइस बढ़ गया, मार्केट प्राइस बढ़ गया. और मार्केट प्राइस बढ़ने से क्या होगा? सप्लाई को चेंज करने की बात नहीं कर रहे. जब मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाएगा. प्राइस बढ़ेगा, डिमांड अगेन
कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये प्राइस तब तक बढ़ेगा जब तक ये फॉल होते 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 अपने ओरिजिनल वाले डिमांड कर्व पे नहीं पहुंच जाती। मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे डिमांड बढ़ जाए या क्या हो जाए, कम हो जाए, मार्केट इसको घुमा फिरा के अपने ओल्ड वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लेकर आएगी। और ये मार्केट ही करेगी, फर्म नहीं कर रही है ये, क्योंकि ऐसा ग्राफ कभी भी फर्म का नहीं बनता, मार्केट का ही बनता है। याद आया कुछ? फर्म का तो खाली एक ही है, ले ले बेटा, आजा, ले ले, ये ले, ये ले, ये ले, कुछ भी कर ले तू, फर्म की औकात ही नहीं प्राइस को छेड़ने की। आगे बढ़ सकते हैं। इसका एग्जैक्टली उल्टा ये है। इधर पढ़ना क्या लिखा है? अब चलो मान लेते हैं कि मार्केट ने इस वाले पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट तय कर दिया, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर क्या हो गया, डिमांड क्या कर गई, फॉल कर गई। कंज्यूमर को ये डिमांड ज्यादा लगी, सॉरी ये प्राइस क्या लगा, ज्यादा लगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिमांड फॉल हो गई। बात समझ में आ गया? और जब ये फॉल हुआ, अच्छा रीजन चाहे जो मर्जी हो, प्राइस के अलावा क्या होगा, अगर कोई और फैक्टर में चेंज आया, कंज्यूमर की इनकम पहले से क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिमांड फॉल हो गया। अब क्या करेगी मार्केट इसको वापस लेके आने के लिए? सर जो पहले पॉइंट यहां पर था ना, अब यहां पर पहुंच गया है, और इसके सामने क्या है, प्राइस। जो प्राइस पहले यहां पर था, कम होके यहां पहुंच गया। इसका मतलब है कि अगेन लॉ ऑफ डिमांड विल अप्लाई, प्राइस के गिरने से अगेन डिमांड विल स्टार्ट राइजिंग, और तब तक बढ़ेगी जब तक कि ये राइटवर्ड शिफ्ट होते होते अपने ओरिजिनल डिमांड कर्व पे नहीं पहुंच जाता। मार्केट विल एडजस्ट इटसेल्फ, अपने आप को खुद एडजस्ट करेगी। ये पहले के दो केस हैं, आपको पता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा पहले चेंज पड़ा किसमें, डिमांड में। अगला केस क्या आएगा, चेंज इन सप्लाई। आपने देखा दोनों एग्जांपल्स के अंदर क्या सेम है, अपनी जगह से नहीं हिला, सप्लाई सेम है, देख लो। सिर्फ क्या चेंज हुआ, पहले केस में डिमांड इंक्रीज हो गई, सेकंड केस में डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन सप्लाई, तो उसके भी अंदर आपके दो केस बनेंगे। पहला क्या बनेगा, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई बन जाएगा, और डिमांड का क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। बात समझ में आती है? अब हम इससे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना? जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। चलो।